Hello friends, good evening and I welcome you all in my channel HS Preparation with प्रदीप। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने जो सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3। इससे पहले फ्रेंड्स मैंने दो पार्ट्स और बना के रखे हुए हैं, जैसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लीज़ जिन्होंने जो मेरा जो पहले दो जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। देन यू विल बी यू विल बी इन द कंटिन्यूटी ऑफ गेटिंग दिस नॉलेज इन पार्ट 3। ठीक है, अगर आपने दो वीडियोस अगर ठीक ढंग से नहीं देखे हैं तो यू आर नॉट एबल टू गेट दोज दोज इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज वट एवर यू आर गेटिंग इन पार्ट 3 गोइंग टू बी लिंक्ड विद पार्ट 2 एंड पार्ट 1। ठीक है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 में है उसमें भी अलग अलग टाइप के जो मैंने बताया हुआ था, जो इसी की कंटिन्यूटी में ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर माई रिक्वेस्ट टू यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ सो दैट आई कैन गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर ऑफ सच वीडियोज़। एंड फ्रेंड्स, उसके बाद क्या है कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेलिएंट फीचर्स हैं, ये जो किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम है उसमें इंडियन पॉलिटी आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से जो फीचर्स के बारे में आपको बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसमें जो मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो आपको जैसे सिंगल करके 4 मार्क्स का या 2 मार्क्स का भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। अदरवाइज उसमें मैक्सिमम जो अगर सब्जेक्टिव टाइप है तो उसमें आपको 4 मार्क्स या 10 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो उसमें 1 नंबर का जो क्वेश्चन मैक्सिमम 1 नंबर के इसी से ही आते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो अभी मैं आपको एस्पेक्ट्स बताऊंगा, जो उसके फीचर्स बताऊंगा, उसी से ये क्वेश्चन आता है। तो प्लीज़ गो थ्रू इट प्रॉपर्ली, और अगर आपको जहाँ पे कुछ डाउट होता है यू कैन कमेंट ऑन माई बिलो ऑन माई वीडियो सो दैट आई कैन गेट इट रेक्टिफाइड। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद our topic, that is salient features of Indian Constitution part 3। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पहले मैंने आपको बताई थी कि उसमें पहले जो सेलिएंट फीचर्स थे उसमें लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सबसे ज़्यादा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है लेंथियस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। उसके बाद जो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। फोर्थ है इसमें फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी वाइसेस है, कि फेडरल सिस्टम है उसमें यूनिटरी वाइसेस है। और फिफ्थ इज पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और सिक्स्थ इज सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट सोवरेंटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी है। फ्रेंड्स, इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज जो लेक्चर है इट गोज इन ए लॉन्ग वे। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि फिर आपको रिटेंशन में और आपको मज़ा नहीं आता उतना कि पढ़ाई करने में। ठीक है, और दूसरा क्या कि ये थोड़ा सा इतना बोरिंग रहता है कि इसमें कुछ भी आपको यू कैन नॉट ऐड सम पिक्चर्स और समथिंग लाइक दैट सो दैट यू कैन मेड इंटरेस्टिंग। तो बीच बीच में क्या होता है कि थोड़ा सा आपको जो कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए आपको मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने एक और बताया था आपको कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो है, जो फंडामेंटल्स होते हैं, द फंडामेंटल मीन्स जो जैसे ही आप जो है यहाँ पे इंडिया में जन्म लेते हैं या आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो आपको कुछ राइट्स जो है आपको बिकॉज ऑफ इंडियन सिटीजनशिप मिल जाते हैं। ठीक है, वो उन्हीं को फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो अमेरिका के जो यूएस के जो चार्टर्स ऑफ राइट्स है उसी से लिए गए हैं। और बिकॉज यू नो दैट यूएस सिटीजन्स आर मोर गंग हो अबाउट देयर राइट्स। यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो उनको राइट्स के बारे में, अपने राइट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं। और जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं वो जो है रूल ऑफ लॉ के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो उसी तरह जो हमारे इंडियंस हैं वो भी जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा अपने कॉन्शियस है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में दिए गए हैं। ठीक है, उसमें 6 जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, वो क्या है कि राइट टू इक्वलिटी, कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है, वो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक। तो फ्रेंड्स, इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फंडामेंटल राइट है वो कौन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में दिए गए हैं, तो यू कैन राइट इट इन पार्ट 3। और उसमें क्या फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 इन सब में जो है ये फंडामेंटल राइट्स जो के बारे में बताया गया है, जिसमें पार्ट
पार्ट 12 इज ऑल अबाउट स्टेट्स, स्टेट की डेफिनेशन है। आर्टिकल 12 जो है जो है आपको स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या है, और आर्टिकल 13 आपको लॉ को डिफाइन करता है कि लॉ क्या है, और लॉ अगर इस फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है। इट कैन डिक्लेयर एनी लॉ नल एंड वॉइड। तो आर्टिकल 13 का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें जुडिशियल रिव्यू भी आपका निकलता है, ठीक है। और उसी तरह थ्योरी ऑफ जुडिशियल रिव्यू जो मैंने बताई आपको आर्टिकल 13 में, और उसी तरह आर्टिकल 14 से फिर आपका स्टार्ट होता है, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वलिटी, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राइट टू इक्वलिटी इज एनश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन इन फ्रॉम आर्टिकल फ्रॉम सो ऑन विच आर्टिकल्स। तो आप लिखेंगे आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक, ठीक है। और उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का है आर्टिकल 23 एंड 24 में, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है कि आप अपने रिलीजन को किसी भी तरह आप जो है प्रोफेस प्रोपोगेट और बिलीफ के अनुसार कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं विद सम सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। वो जो आर्टिकल किसमें 25 से लेके 28 तक, ठीक है जी। वो उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्योंकि आपकी जो कल्चर है, यू कैन प्रिजर्व योर कल्चर एंड उस कल्चर के अनुसार जो आप जो अपनी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो मैनेज कर सकते हो। तो वो किस में दिया हुआ है आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक। और उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, अगर आप कोई इन राइट्स को लेने में कहीं भी कोई दिक्कत होती है या इनका कोई उल्लंघन करता है, राज्य करता है या कोई दूसरा आदमी करता है या कोई अथॉरिटी करती है, तो आप जो है यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जो डायरेक्टली यू कैन फाइल रिट इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फॉर दी वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना so that I can make more of such videos, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। अगर पॉलिटिकल जैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर फंडामेंटल राइट्स नहीं है आपके तो जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट नहीं होगी, ग्रो नहीं होगी, उसके लिए जो है इसलिए फंडामेंटल राइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। और ये क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव है कि उसकी जो आर्बिट्री लॉ और एग्जीक्यूटिव हुआ, एग्जीक्यूटिव जो आपकी मंत्री परिषद हो गई, जो आपके अधिकारी हो गए या कोई भी जो भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं, ठीक है। और उसके जो आर्बिट्रेरी लॉ ऑफ लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर कोई भी नहीं ऐसा कि कोई भी कानून बना दे, कुछ भी कानून बना दे, उन सब को जो है लिमिट करता है। मतलब जो आपने पढ़ा हो कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन है कॉन्स्टिट्यूशन के, इनमें तीनों में क्या बैलेंस ऑफ पावर रखा हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कोई अपनी मर्जी से बना सकता है, जो है संविधान के अनुसार ये सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए क्या करता है, ये क्या करते हैं कि एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी से किसी को उठा के अगर कोई ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटिव भी सुने नहीं तो वो जो है वो एग्जीक्यूटिव की कोई सुनता नहीं है, तो एग्जीक्यूटिव अपनी मर्जी नहीं कर सकती, ठीक है। उसके ऊपर क्या रहेगा, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लेजिस्लेचर, और लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगा। अगर लॉ ऐसा कोई बना दिया जो अगेंस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट के और या बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है, अगर उसके अगेंस्ट में है तो फिर जो कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकता है, जुडिशरी स्ट्रक डाउन कर सकते हैं। तो इसलिए इनको तीनों का अपना अपना बैलेंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में, ठीक है जी। और उसके बाद जस्टिसेबल, ये जो जस्टिसेबल है मतलब न्याय इनके जो है आप जो यू कैन गो टू एनी कोर्ट फॉर द वायलेशन ऑफ दिस राइट्स एंड यू कैन आस्क द जस्टिस फॉर दिस वायलेशन ऑफ दिस राइट्स। और एग्रीव्ड पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट, जो मैंने आपको बता दिया पहले, ऐसी इशू दी रिट्स ऑफ द हबीज कोर्प्स, ठीक है। ये जो रिट्स है आर्टिकल 32 के अंदर जो आपको बताया, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव जैसे आपको कोई जेल में डाल देता है या किसी दूसरे कोई दूसरा आपको कुछ जो चार्ज करता है, तो जो है आप जो है ये रिट डायरेक्ट जो है रिट पिटीशन के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट इस आपके अधिकारों को रिस्टोर कर सकता है। और वो रिट्स कौन सी है, दे आर अंडर आर्टिकल 32। तो आपको कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि
आर्टिकल 32 के अंडर कौन कौन सी रिट्स हैं, तो ये देखो ये रिट्स हैं हबिस कॉर्पस, मैंडेमूस, प्रोहिबिशन, सर्टियोररी एंड कोबरंटो, ठीक है। फोर्थ इज रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट। फंडामेंटल राइट्स जो है एब्सोल्यूट नहीं हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी कुछ दे आर देयर विद सम लिमिटेशंस, ठीक है। तो उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि समानता का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ग हैं, जो कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो है स्टिल दे आर नॉट इन इक्वल टर्म्स विद दी अदर्स, तो उनके लिए जो है रिजर्वेशन का प्रावधान है, कुछ अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उनके लिए स्पेशल जो प्रोविजंस हैं, जैसे बैकवर्ड एरियाज़ हैं या कुछ बैकवर्ड कास्ट हैं या कुछ अदर्स जो भी वीकर सेक्शंस हैं, ठीक है। तो उनको इक्वलिटी में लाना है, तभी वो जो है आपके इक्वल होंगे, ठीक है जी। तो इसके लिए उनको दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, कैन बी curtailed बाय पार्लियामेंट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और वो जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कर्टेल किए जाते हैं। जैसे हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ठीक है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 42nd अमेंडमेंट था, उसके थ्रू जो है उसको अमेंड कर दिया गया था, ठीक है, उसको लीगल राइट बना दिया गया था, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और लीगल राइट, तो आप बोलेंगे लीगल राइट, ठीक है जी। और सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, तो फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, और उनको जो है कभी भी जो है इनको ये इमरजेंसी के टाइम में एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 जो आपकी राइट टू लाइफ है उसको छोड़ के, ठीक है, आपको आर्टिकल 20 और 21 के अंडर और राइट टू प्राइवेसी, इन दोनों को छोड़ के आपका जो है कोई सभी अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है। तो कई बार आपसे इंटरव्यू में या किसी दूसरे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल जो व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑन फंडामेंटल राइट इन द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स जो है सस्पेंड हो जाते हैं एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? ये जो नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बी आर अम्बेडकर ने इनको बोलता नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोशलिस्टिक है, इसमें कुछ समाजवादी हैं कि कैसे एक सब समाज को जो है उसको एक बराबर लाना है, समाज को किस तरह अधिकार देने हैं और किस तरह सामाजिक जो भी कार्य रहेंगे समाज में, ताकि जो है समानता बनी रहे, ठीक है। गांधीयन है, जो हमारी गांधीयन थॉट्स है उससे प्रभावित हैं, कुछ सोशलिज्म से, समाजवाद से, और कुछ जो लिबरल हैं, ठीक है, लिबरल इंटेलेक्चुअल हैं, ठीक है। एम क्या है इनका? प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कि क्या है कि कोई जो समाज में कोई ऊंच नीच वर्ग का है उसको जो बराबर अधिकार देते हैं, ये सब, ठीक है, बराबर अधिकार देने की या बराबरी लाने की जो है सोचते हैं, ठीक है, या ये बराबरी की कामना करते हैं, ठीक है जी। और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी मतलब कोई बेचारा गरीब है अमीर है उन सब के बीच में बराबरी का अधिकार लाने की कामना करते हैं, ताकि बराबरी का, वो कैसे होता है, वो वोट के थ्रू, ठीक है, या उनको कुछ सेक्शन, जैसे वोट है, कोई जो गरीब आदमी है उसका भी एक ही वोट है और अमीर आदमी है उसका भी एक ही वोट है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता था कि अमीर आदमी के क्या होता था कि अमीर आदमी को वोट देने का अधिकार था और गरीबों को वोट देने का अधिकार नहीं, वो इंडिया में नहीं, बट पहले, उससे पहले आपने पढ़ा होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, जो मैंने आपको बताया था हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें डिटेल में बताया था कि कुछ आदमियों को अधिकार दिया था ऑन द बेस ऑफ प्रॉपर्टी, और वो सब जो प्रॉपर्टी और टैक्स के अनुसार है, और एजुकेशन जिन्होंने ग्रेजुएशन वगैरह की होती थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, उसके बाद क्या किया कि कोई नहीं, सबको अधिकार, ठीक है, सबको वोट देने का अधिकार, सबको बोलने का अधिकार, ठीक है जी। उसके बाद 6 टू इस्टेब्लिश वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। वेलफेयर स्टेट जो है जो कल्याणकारी राज्य की कामना करते हैं, ठीक है जी। और दीज प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल इन दी गवर्नमेंट्स ऑफ कंट्री एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ दिस स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, ठीक है। ये जो है प्रिंसिपल जो फंडामेंटल हैं, जो कोई भी गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को, किसी भी विचारधारा की हो, ठीक है,
लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या करते हैं, उनको एक जो है एक जो फंडामेंटल गवर्नेंस का, सरकार की गवर्नेंस कैसे करनी है उसका एक फ्रेमवर्क देते हैं। ठीक है, कंट्री शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ। और लॉ जब फॉर्मेशन होती है तो इन प्रिंसिपल्स को उसको प्रिंसिपल को याद रखते हुए या इन प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए ये जो है लॉ को बनाना है। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट अथॉरिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है जी, एक जो है उसके ऊपर मोरल ऑब्लिगेशन डालते हैं ये। ठीक है, और मिनर्वा मिल केस, इन मिनर्वा मिल केस में क्या हुआ था, मिनर्वा मिल केस मैंने बताया था आपको कि उसमें क्या हुआ था कि ऐसी ऑब्जर्व दैट सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ठीक है जी, तो मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कई बार ऐसा बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट बड़े हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बड़े हैं। देन यू कैन से कि मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि जो है कि Indian Constitution is founded on the balance between the fundamental rights and the directive principle. I think gentlemen this much is enough for you for today. क्योंकि ऐसा है कि ज़्यादा बड़ा लेक्चर बनाने से क्या होगा कि आपको बोरिंग होगा, ताकि आप इन दोनों, अभी जो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों को फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज को थोड़ा सा ये जो मैंने बताया इसके बारे में बेसिक्स आप देख लें और आपको थोड़ा सा जो मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, नहीं तो क्या होगा कि सारा पूरा मैं बुक्स आपके पास उल्ट दूंगा तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़िए। मैं आगे भी आपको मैंने पूरा लेक्चर तैयार करके रखा है, तो मैं आपको को जो है कल जो है या परसों जैसे भी होगा ये पूरा नेक्स्ट लेक्चर आपको डाल दूंगा। ठीक है, तो उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है जेंटलमैन कि प्लीज़ आप मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और दूसरे फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें। ठीक है, सो दैट आई कैन बी कंटिन्यू विद दिस ऑल टॉपिक्स में मैक्सिमम भी जो भी कोई भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैं ऐसा कोई भी चैप्टर छोड़ूंगा नहीं या कोई भी ऐसा सिलेबस छोड़ूंगा जिससे कि आपके एग्ज़ाम में 60% या 70% आपका सिलेबस रेडी ना हो। एक्सेप्ट जो स्पेशलिस्ट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो मैंने बताया आपको, कुछ जो विषय संबंधित जो है एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है वो आप पर्टिकुलरली उसको बनाना पड़ता है अब सेपरेट सा, बट वो शायद बन जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि वो आपको सारा जो मटेरियल आपको मिल जाए, पॉलिटिकल हिस्ट्री, जियोग्राफी जो भी है, जनरल साइंस वगैरह सब कुछ। ठीक है जी, ठीक है, तो कीप ऑन वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।